एस्ट्रोलॉजी इज ए कंप्लीट साइंस। जो वैदिक ज्योतिष बताएगा वही एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी बताएगा, वही एक पाम रीडर भी बताएगा, यानी क्योंकि फ्यूचर तो सेम होना है। तो ये क्या सारी चीज़ें जो है वो एक ही जवाब देंगी या सब अलग अलग? एस्ट्रोलॉजी में हमारा पास्ट भी है, वर्तमान भी है और हमारा फ्यूचर भी है। वास्तुशास्त्र एक बहुत ही एक बड़ा एक शास्त्र है। फेंग शुई एक छोटा सा पार्ट है। अब फेंग शुई आज की डेट में जितना चाइना, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में फेमस है। हुएनसांग और फाहियान जो यात्री आए थे, ट्रैवलर, वो यहाँ से इसको लिख के गए थे। उनसे पहले एक एक घर, एक एक गली, भारत का एक एक शहर, वो सब वास्तु के अकॉर्डिंगली ही बनता था। तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री एक दूसरे के हैं। लगातार मेडिटेशन करने से, लगातार सेवा करने से, लगातार साधना करने से मेरा अपना अनुभव ये है कि आपके जो कर्म है वो रेडिकेट होते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है क्या वो किसी की लाइफ को सच में चेंज कर सकती है? यूजिंग द रेमेडियल एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुधार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का धर्मा लाइफ पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जिनसे बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, हम एस्ट्रोलॉजर की जब भी बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कोई पंडित ऑरेंज कलर के कपड़े में या बहुत सारी माला पहने हुए, टीका लगाए हुए, चंदन लगाए हुए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के बारे में लोग दिमाग में एक जो है इमेज बना लेते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है कंप्लीटली डिफरेंट है बाकी एस्ट्रोलॉजर से। लॉजिक्स पे बात करते हैं, साइंस के साथ बात करते हैं, और वो है संजीव शांडिल्य सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है धर्मा लाइफ पर सर। हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ हैं, और आज हम जो बातें करेंगे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत सारे लोग हमेशा हमसे पूछते हैं, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस जब भी अपलोड करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जब हमारे पास आते हैं तो लोगों के सवाल रहते हैं, वो लॉजिक्स की बात करते हैं। और आपसे मैं लॉजिक्स पे ही बात करूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में लॉजिक छुपा है या नहीं। तो पहला सवाल भी यही रखती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है या फिर जो लोगों ने बना दी है कि पूजा पाठ से इसको रिलेट कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर दिया है? तो क्या एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, इसके पीछे लॉजिक है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच नेहा जी, आपने मुझे आज इनवाइट किया। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जैसे कि हमारे, और जब हम कॉलेज में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ये बिल्कुल ऐसे ही है और हमारे वेदों का एक पार्ट है। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ ए कंप्लीट साइंस, डिपेंड ऑन द कैलकुलेशंस। और ये जितना हम फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं, सब कुछ ऑथेंटिकेट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी उतना ही ऑथेंटिकेट करते हैं। और जितना आज की मॉडर्न साइंसेज हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी उतनी ही ऑथेंटिक। और मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी 5000 ओल्ड, अ वेरी रिच कल्चरल इंडियन हेरिटेज, जो शायद जब से ये मुस्लिम आक्रांता आए थे वहाँ से ये लुप्त होनी शुरू हुई, और 1000 साल का एक ऐसा टेन्योर रहा कि ये लुप्त रही। अदरवाइज़ बिफोर द इन्वेशन ऑफ दिस मुस्लिम आक्रांता ये हमारी लाइफ का, हमारी सोसाइटी का एक, और हमारी डेली रूटीन का एस्ट्रोलॉजी पार्ट हुआ करता था। तो इन माय ओपिनियन एस्ट्रोलॉजी इज़ ए कंप्लीट साइंस। ऐसे ही मॉडर्न, जैसे आजकल की मॉडर्न साइंस हैं, वो ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी साइंस है। तो जैसा आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, तो अभी जब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते थे कि ये साइंस है, इसके पीछे लॉजिक है, तो सर ने बहुत अच्छे से बताया कि हाँ, इसके पीछे लॉजिक है, और क्या लॉजिक है ये आगे बताएंगे। लेकिन एक और चीज़ पूछनी है, एस्ट्रोलॉजी में एक वैदिक ज्योतिष होता है, न्यूमरोलॉजी भी है, यानी एस्ट्रोलॉजी का ये सारा पार्ट हुआ। न्यूमरोलॉजी भी है, पामिस्ट्री भी है, फेस रीडिंग भी है, आजकल लोग पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, टैरो कार्ड है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये सारी चीज़ें फ्यूचर के बारे में, यानी जो वैदिक ज्योतिष बताएगा वही एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी बताएगा, वही एक पाम रीडर भी बताएगा, यानी क्योंकि फ्यूचर तो सेम होना है। तो ये क्या सारी चीज़ें जो है वो एक ही जवाब देंगी या सब अलग अलग? क्योंकि अलग अलग तरीके से हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो क्या अलग अलग होंगी या सेम होंगी? नहीं, जब हम ये दीज आर ऑल द ऑकल्ट साइंसेज, ये सारी ऑकल्ट साइंसेज हैं। और इन माय ओपिनियन अगर किसी की अच्छी नॉलेज है, सपोज़ अच्छा कोई पामिस्ट है, उसकी नॉलेज है, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर भी वही चीज़ बोलेगा और पामिस्ट भी उसको वही चीज़ बोलेगा, वहाँ पे फिर अंतर नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी में हमारा पास्ट भी है, वर्तमान भी है और हमारा फ्यूचर भी है। तो
इसको हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि सिचुएशन बेस्ड आंसर वो दे सकता है। जैसे किसी को चाहिए कि क्या मुझे आज के दिन रेड कलर पहनना चाहिए, नहीं ए या बी, ऐसे जैसे हम करते थे, तो टैरो कार्ड से हम ये जान सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर ये ज़्यादा अच्छी तरीके से न्यूमरोलॉजी से या फिर टैरो कार्ड से मिल सकते हैं। देखिए, उसमें अगर आपको पिन पॉइंट आंसर देना है तो फिर वो न्यूमरोलॉजी से। ओके मतलब कि अगर किसी को सिचुएशन बेस्ड भी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो इस डाउट में होते हैं कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है, अब उनके पास ऑप्शन है कि आप फलानी डेट से फलानी डेट के बीच आ सकते हो। अब उनके माइंड में 2 डेट्स आई या 2 डेज आ गए कि मैं वेंसडे भी जा सकता हूँ या थर्सडे भी जा सकता हूँ, उनके पास 2 ऑप्शन है, अब किस दिन जाऊँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन लेकर जाते हैं टैरो कार्ड रीडर्स के पास कि मैं किस दिन जाऊँ। तो इस तरीके के आंसर शायद जो है ज़्यादा सही मिलते हैं इन लोगों से, मतलब नंबर से, न्यूमरोलॉजी से और पामिस्ट्री से, टैरो कार्ड से शायद ज़्यादा सही मिलते हैं। अगर ऑथेंटिक तरीके से आपको ये पता करना है कि मेरे को वेंसडे को जाना चाहिए या फ्राइडे को जाना चाहिए, तो उसके लिए अगेन यू हैव टू मूव ऑन इनटू एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष। ओके, जस्ट बिकॉज उसका सिंपल रीज़न ये कि आपका जो भी लगन है, सपोज आपका कर्क लगन है, अब कर्क लगन में चंद्रमा नेचुरल सी बात है आपका शुभ ग्रह है, मंगल आपके लिए शुभ ग्रह है, बृहस्पति शुभ ग्रह है। तो अब सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार के बिना किसी डाउट के ये आपके 3 शुभ दिन हो जाएंगे कि आप इनमें कभी भी अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। इसकी भी अपनी उपयोगिता है, लोग बाग इससे भी लाभ ले रहे हैं आज की डेट में। और डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि नॉलेज किसी की कितनी है। तो कुछ ऐसे मेरे टैरो कार्ड मेरे फ्रेंड्स हैं और ये कुछ ऐसे मेरे ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं मेरे फ्रेंड हैं जो बहुत अच्छी प्रोडिक्शन करते हैं, बट मेरा पर्सनल पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी आपने फिर से बोला। पामिस्ट्री तो अभी वैदिक ज्योतिष का तो हम जानते ही हो और हम उसके बारे में और आगे बात करेंगे। पामिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, यहाँ पे 2 छोटी रेखाएं ऐसे तो आपकी शादी जल्दी होगी, यहाँ दूर है तो आपके हार्ट लाइन से। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि पाम लाइन्स जो होते हैं वो तो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं हमारे, और ब्रेन के नर्व से, और वो जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर पाम लाइन किसी का चेंज हो रहा है और उसकी लाइफ में कोई घटना होनी है, तो क्या हमारे पाम को देखकर वो चीज़ें बताई जा सकती हैं? उन घटनाओं के साथ, हमारे होने वाली घटनाओं के साथ पाम लाइन्स चेंज होते रहते हैं? कोई भी अच्छी नॉलेज रखने वाला जो पामिस्ट है वो आराम से आपको बता देगा। देखिए, 3-4 मेजर लाइन होती हैं, उनके ऊपर जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई घटना होने वाली होगी तो उनके ऊपर सपोज़ कोई बीमारी आ रही है किसी की भी ज़िंदगी में, तो उसमें चैन बननी शुरू हो जाएगी या 2 लाइन उसको क्रॉस कर देंगी, कहीं ना कहीं उस पर ब्लैक कलर का उस पर कोई बिंदी आ जाएगी, निशान पड़ जाएगा, तो वो उसको इंडिकेट कर देगा कि बीमारी का योग लग रहा है कि वो फ्यूचर में बीमार होगा। तो उसकी जो आयु रेखा है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, या तो 2 लाइन उसको काट देंगी या उसके अंदर त्रिभुज बन जाएगा उसमें, या ब्लैक कलर के उसमें स्पॉट आने शुरू हो जाएंगे और समानांतर जंजीर बननी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से वो टाइमिंग हो जाएगा। तो पामिस्ट जो है वो उसको बड़े आराम से उसको एवोल्यूट कर सकता है कि शायद 2 महीने 4 महीने में इसको ये प्रॉब्लम होने वाली है। बट एग्जैक्ट कि किसी को रोग कब होगा और रोग ख़त्म कब होगा, ये हम महादशा जब किसी की देखेंगे, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखेंगे, सूक्ष्म देखेंगे, ये एक्यूरेट तब पता चल सकता है। यानी कि पाम लाइन से भी बहुत सारी चीज़ें जानी जाती हैं और पाम लाइन्स आपकी होने वाली घटनाओं के साथ जो है वो चेंज होते थे। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ऐसा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने हाथ की रेखाएं देखती रहती हूँ, बहुत सारे लोगों के पास तो रेखाएं नहीं होती है, तो इसका मतलब उनको पाम देख के हम कुछ मतलब लाइफ में क्या है उनका कुछ नहीं बता सकते फिर उनको? और क्यों होता है कि रेखाएं है ही नहीं उनकी हथेली पर? या कुछ कार्मिक है या क्या है? ये सब कार्मिक है। हिंदू माइथोलॉजी सारी जो हमारा कर्मा है, जो कार्मिक डॉक्ट्रिन है, उसके ऊपर डिपेंड है। और कई बार ऐसा भी देखा है कि अगर आप देखेंगे जो हृदय रेखा होती है, हृदय जो मरकरी का फील्ड है, बुध का क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उसके बराबर उसको जितने हृदय रेखा के नज़दीक लाइन आएगी उतनी जल्दी उसकी मैरिज होगी, और जितनी वो स्ट्रेट लाइन आएंगी उतनी उसको संतान भी होंगी। बट कई बार हम देखते हैं कि वो बहुत नज़दीक भी है, उसके बावजूद भी उसकी मैरिज नहीं हुई। 3 लाइन छोटी छोटी क्लियर दिखाई दे रही हैं, तो ये इंडिकेशन है कि भाई ठीक है, उसको 3 1 या 2 1 पुत्री या 2 पुत्र उसको हो जाएंगे, लेकिन पता चलता है उसकी मैरिज ही नहीं हुई है। तो कई बार ऐसा लगता है कि पामिस्ट्री इनकी ना सबकी लिमिटेशन है
बट एस्ट्रोलॉजी की कोई लिमिटेशन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक ना, मतलब ये इसके पार्ट समझ लीजिएगा। कई बार हम कोरिलेट कर लेते हैं, जैसे किसी की जन्मपत्री नहीं है तो जो माउंट होते हैं जितने वो स्टाउट हैं उसके आधार पे हम ये सब देख लेते हैं कि भाई माउंट ऑफ जुपिटर स्टाउट है, माउंट ऑफ वीनस स्टाउट है। तो वीनस अगर स्टाउट है तो इसकी ज़िंदगी में ये जो मेटलिस्टिक जो सुख साधन है वो बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। जुपिटर अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे बंदे को मेटलिस्टिक एज वेल एज स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअलिटी है उसके भी सुख उसको आने शुरू हो जाएंगे। तो पामिस्ट्री अच्छी है, बहुत अच्छी है। और वेस्टर्न में तो, पूरे वेस्ट में तो पामिस्ट्री को बहुत ज़्यादा वो करते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्स है और ये जो सारी चीज़ें हैं, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब प्लैनेट्स हैं? हाँ बिल्कुल, आप ऐसे कह सकते हैं। ये सब पार्ट हैं। जैसे वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र एक बहुत ही एक बड़ा एक शास्त्र है। फेंगशुई, फेंगशुई एक छोटा सा पार्ट है। अब फेंगशुई आज की डेट में जितना चाइना, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में फेमस है। अब जब ये हुएनसांग और फाहियान जो यात्री आए थे, ट्रैवलर, वो यहाँ से इसको लिख के गए थे। उस समय अगर आप नालंदा को देखें, पाटलिपुत्र को देखें, वो सारा का सारा वास्तु के हिसाब से हमारे वो जो सिटी थे ना, सारे के सारे बने हुए थे। तो उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ अपनी बुक्स के अंदर। तो अब उन्होंने उसको अपना नया नाम दे दिया। ये कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस है, उनकी एक्सेंट अलग है, फंडामेंटल एक ही है लेकिन वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ऐसी उन्होंने अपनी इसको बनाने के लिए कि भाई ये हमारी फेंगशुई है, उन्होंने नाम दे दिया। बट ये सब ना पार्ट है हमारी एस्ट्रोलॉजी के। यानी कि जैसे एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, वैसे ही अब आपने जैसे बोला वास्तु की बात की, तो वास्तु भी बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। आजकल तो हर कोई चाहता है कि वास्तु फ्रेंडली घर हो या ऑफिस हो, या वास्तु से रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि मुझे कौन से दिशा में जाना चाहिए। तो वास्तु भी क्या ऐसा होता है कि इंसान की लाइफ में, या उसकी अगर वास्तु चेंज किया, आपके घर में, आपके घर का वास्तु खराब है, आपने वास्तु चेंज किया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका लक सपोर्ट करने लगे, ऐसा सच में होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बट अगेन डिपेंड करता है। अभी हमारा क्रेज़ बढ़ा है वास्तु के ऊपर पिछले 20-25 साल से। भारत का एक एक शहर वो सब वास्तु के अकॉर्डिंगली ही बनता था। हमारे यहाँ अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल बीच में से ओपन स्पेस होता था। किचन हमारी हमेशा ईस्ट की तरफ होती थी। तुलसा जी का पौधा, क्योंकि उसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तो ये तो कहानी है कि वो विष्णु प्रिया हैं, लेकिन अगर आप देखो तो उसकी कितनी साइंटिफिक उस तुलसा के पौधे की वैल्यू है, कितना ज़्यादा फ़ायदे का वो होता है। तो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने के लिए दीपक का हम प्रकाश करते हैं, तो वो सारा हर घर में होता था वास्तु अनुरूप, और बीच में से हमेशा ओपन रखा जाता था। ओपन क्यों? क्योंकि ब्रह्मस्थान बीच में ही होता है, लेकिन वो अब 1000 साल का लंबा टेन्योर हो गया। अब धीरे धीरे सब फिर से ऐसे होता जा रहा है। तो वास्तु अनुरूप रहना, वास्तु का अनुरूप रहना का क्या मतलब होता है कि हमें, हमारा जो शरीर है वो पंचतत्व से बना हुआ है, और जब ये शरीर पूरा होता है तो पंचतत्व में ही विलीन हो जाता है। तो जल, आकाश, वायु, अग्नि, तो इनको घर में प्रॉपर, या किसी भी जगह जहाँ हम रह रहे हैं, तो इन 5 चीज़ों को इनकी प्रॉपर जगह पे समायोजित करना वास्तु अनुरूप रहना होता है। अब अग्निकोण के अंदर अगर हम वरुण देवता को स्थापित कर देंगे किसी घर के अंदर, तो फिर वहाँ पे आपस में जो घर के मेंबर्स हैं, लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, और वो जो फूड होगा वो बहुत हेल्दी नहीं होगा। अब हम ईस्ट की तरफ किचन रखते थे क्योंकि सूर्य भगवान पूरब से ही उदय होते हैं, तो जब इसलिए ये भी कहा गया है कि एवरीबॉडी हैज़ टू गेट अप बिफोर द सनराइज़, तो इसलिए किचन हमें वहाँ पे रखवाई जाती थी। अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं तो शायद 50% भी वास्तु अनुरूप नहीं होता। तो अगेन वास्तु का बहुत बड़ा रोल है, बट एस्ट्रोलॉजी में अगर 4th हाउस आपका अच्छा है, 4th हाउस का लॉर्ड उसी घर में बैठा हुआ है, 4th हाउस के ऊपर कोई शुभ ग्रह है, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे घर में रहेंगे जो वास्तु अनुरूप होगा। और किसी की हम जब चार्ट देखते हैं तो चार्ट 4th हाउस से हमें पता चल जाता है कि इसके घर की वास्तु भी खराब होगी, तो फिर हम चार्ट भी देखते हैं, फिर उसके घर की वास्तु भी ठीक करने का प्रयास करते हैं। बट वास्तु का ये मतलब नहीं है कि ये दीवार तोड़ दो, वो दीवार तोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु का थोड़ा थोड़ा वो होता है। सपोज एक किचन है, वो नॉर्थ के अंदर बनी हुई है, तो हम उसको ये बोलेंगे भाई अब किचन तो नॉर्थ में बन गई, अब किचन का जो नॉर्थ में जो इसका आग्नेय कोण है
जो ईस्ट से लेके जो हमारा साउथ की तरफ जा रहा है उसका जो सेंटर है दैट इज़ आग्नेय कोण। अब यहाँ पे इनकी हम कोई हब, कोई चिमनी यहाँ पे करवा देते हैं, यहाँ पे भी नहीं है तो एक यहाँ पे बल्ब लगवा देते हैं। तो इस तरीके से ही वास्तु के छोटे छोटे वो होते हैं बिना किसी मेजर उसको हम तोड़ फोड़ करने के। यानी ये जो वास्तु भी है ये भी सच में होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अगर किसी वास्तु एक्सपर्ट ने बोल दिया कि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है तो वो तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। तो जैसा कि संजीव जी ने बताया कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, रेमेडीज़ भी होती हैं जो आगे हम अपनी जो भी वीडियोज़ लेकर आएंगे उसमें हम आपको ज़रूर संजीव जी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज़ होती हैं, किस तरीके की रेमेडीज़ होती हैं कि बिना मेजर तोड़फोड़ किए आप अपने घर को वास्तु फ्रेंडली बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आपसे एक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी आपने एक बात की थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही कि पास्ट लाइफ की, हम जो इंटरव्यू के पहले हम बात कर रहे थे कि पास्ट लाइफ क्या होता है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि कर्मों की बात करते हैं लोग। अब आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और आपके पास कोई एक ऐसा इंसान आया जिसके पास्ट कर्मास जो है बहुत ख़राब थे और उसको जो है इस जन्म में वो जन्म से ही लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा दुखी है। आपने उसका चार्ट देखा, आपको पता चल गया कि इसके पास्ट कर्मास की वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब वो आपके पास आया, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उसको रेमेडीज़ दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको उसकी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो आपके पास आया है। तो क्या ऐसा नहीं होता कि फिर उस एस्ट्रोलॉजर के कर्मास खराब हो जाते हैं क्योंकि आप तो गलत इंसान को हेल्प कर रहे हैं? नहीं, देखिए किसी इंसान को अगर उसकी चार्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि कैंसर है इसको, तो और वो किसी डॉक्टर के पास जाता है जब, तो क्या डॉक्टर उसको मना कर देता है कि नहीं इसको तो लिखा था, इसको ये कैंसर का दुख है, तो हम इसका ये तो भगवान ने दिया हुआ है तो हम इसके इस दुख को ख़त्म क्यों करें? डॉक्टर ऐसे नहीं सोचता। तो एस्ट्रोलॉजर का भी यही है कि अगर उसके पास कोई आ रहा है तो उसको कोई ना तो दोष लगता है और उल्टा वो एक सेवा है, और सेवा भी ये नेचर के द्वारा डिसाइड होती है कि वो किस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है। देखो उसको अगर अच्छा होना है रेमेडियल एस्पेक्ट के द्वारा, तो फिर वो ऐसे ही किसी ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा कि जो उसको ज्ञान में लाएगा। ठीक है, जितना भी हम बताते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम उसको ज्ञान में लेके आ रहे हैं। ठीक, और जब हम बताते हैं तो ऐसा मेरे को अपने लाइफ में कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ कि मैंने किसी के लिए कोई बीमारी से संबंधित रेमेडी बताई हो तो वो मेरे ऊपर आ गया हो। मैंने तो अभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा। उल्टा ये सेवा है, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे अंदर से और खुशी होती है। मतलब मैं डर जाती थी ये सोच के कि कहीं आपने किसी गलत इंसान की हेल्प की तो ऐसा नहीं कि आपके खुद के कर्मास खराब हो जाएं या आपको जो है आपके चार्ट पे उसका असर पड़े। तो ऐसा तो नहीं होता क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स के पास तो सब हर तरीके के लोग आते हैं। नहीं, देखिएगा जो मेरा अपना अनुभव है, दूसरों का तो मैं कह नहीं सकता, बट मेरा अपना अनुभव ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर सेवा, साधना, मेडिटेशन लगातार करते हैं और सत्यनिष्ठता के साथ ईमानदारी की ज़िंदगी जीते हैं, एक तो वही बता पाते हैं ढंग से। उन्हीं के जो रेमेडी बताई हुई रेमेडीज़ हैं उनमें ब्लेसिंग्स भी होती हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो कहीं ना कहीं उसका गुरु भी होगा कोई ना कोई, है ना। तो वो चीज़ें कैरी होती हैं, गुरु की भी ब्लेसिंग है, एस्ट्रोलॉजर भी बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा है, तो वो चीज़ें फिर वो उसको लाभ होता है बंदे को जिसका हम चार्ट देखते हैं। और 1% भी कभी आप उसको यू मस्ट नॉट अफ्रेड ऑफ कि मैं किसी को बताऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स अभी जो यंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अभी सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप एक सेवा कर रहे हैं, ऐसा संजीव जी ने कहा है। और मैं क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर एक चीज़ की, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी कर्मों से ही रिलेटेड है कि जैसे हमने किसी की हेल्प की, उसके पास्ट कर्मास जो है वो ख़राब थे और उसको इस जन्म में परेशानियाँ हो रही हैं, तो हमने रेमेडी दे दी, तो क्या वो प्रॉब्लम उसकी दूर हो जाएगी? और इस जन्म में अगर हमने उसको रेमेडी देके, यानी कि किसी को लिखा था कि इस जन्म में उसको 30 साल तक दुख झेलना है, वो 20 साल की एज में आपके पास आ गया, आपने उसको 20 साल की एज में उसको रेमेडी दे दी, उसकी आगे की लाइफ जो 10 साल की थी उसमें प्रॉब्लम कम हो गई, तो कहते हैं ना कि एक और जन्म होता है इंसान का, तो क्या वो फिर अगले जन्म में उसको वो 10 साल का कवर अप करना पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो हमारी हिंदू मैथोलॉजी अगेन कर्मा की थ्योरी के ऊपर है, तो जब आत्मा आती है और कोई शरीर धारण करती है तो पिछले जन्मों का जो भी उसका लेखा जोखा होता है वो उसको कैरी करती है, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है, वो जीव ग्रो करता है, तो उसके शुभ और अशुभ कर्म जो हैं उसके सामने आने शुरू हो जाते हैं। जब हम उसको रेमेडी बताते हैं तो उसमें रेमेडी में
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है मेडिटेशन की, सेकंड नंबर पे हमारी होती है सेवा की, और थर्ड नंबर पे एस्ट्रो रेमेडीज़ होती हैं, वो जो ग्रहों से संबंधित होती हैं। तो मेरा वो होता है कि पहले पे नंबर पे मैं बताता हूँ सबको कि आपको मेडिटेशन करना है। अब वो हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जो भी हमारे जो सॉफ्टवेयर है पिछले जन्मों का, जो हमारा लेखा जोखा है, वो हमारे कॉन्शियस में होता है। तो जैसे 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 हम अपनी ये मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो वहाँ से हमारे जो बुरे कर्मास हैं वो इरेडिकेट होते हैं। बट इसमें भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं, दे आर श्योर टू हैपन, इनएविटेबल्स होते हैं वो। तो वो कर्मा, वो इंसान की नियति होती है, वो उसको शायद बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि 4 साल का कोई लड़का या 6 साल का लड़का, उसको चोट लग गई, पैर काटना पड़ गया डॉक्टर को। अब ये उसकी नियति थी, तो इसको श्योर टू हैपन वाले कर्मे में, उसमें कर्मा में हम जोड़ेंगे। बट ये बहुत ही रेयर होते हैं। लगातार मेडिटेशन करने से, लगातार सेवा करने से, लगातार साधना करने से मेरा अपना अनुभव ये है कि आपके जो कर्म है वो रेडिकेट होते हैं। ये मेरा अपना पिछले 25 साल का मेरा अपना अनुभव है। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, टैलेंटेड भी है, एजुकेटेड भी है, शादी उसके घर वाले भी करना चाह रहे हैं, और अब ये डिपेंड करता है कि उसका सप्तम हाउस, उसका सप्तमेश, उसका किस तरीके से। अब वो अगर ये ग्रहों की जो भी हमारी नेचर होती है, जैसे कोई मंगली है, अब मंगली भी कई तरह के मंगली होते हैं, तो अगर मंगली है तो मंगली की शादी मंगली से ही होनी चाहिए, वो भी अक्सर लेट हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे योग होते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी में जब हम देखते हैं तो किसी की शादी वो लेट हो रही है, किसी की जल्दी हो रही है। सब डिपेंड करता है कि आपका लगन क्या है, आपके वो ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमारे जब पैदा होते हैं, हमारी जो कुंडली बनती है, उसमें जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो हमारी पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग ही होती है, ऐसा क्या हम कह सकते हैं? जो भी हमारा पास्ट में, जो भी हमारा पूर्व काल में जो भी संचित कर्म है, उसी के हिसाब से हमारी जो कुंडली के अंदर जो 9 ग्रहों की पोजीशन होती है वो उसी के अकॉर्डिंगली होती है। बहुत अच्छी बात बताई। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हर तरीके की चीज़ पूछ रहे हैं और सर जो आंसर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें लॉजिक के साथ है, उसके पीछे साइंस है। ठीक है, अब एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी जो है, क्या वो किसी की लाइफ को सच में चेंज कर सकती है? ज्योतिष, अगर जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, या मैं खुद अपनी मेहनत से हूँ, एस्ट्रोलॉजी ने मेरी लाइफ में कोई रोल नहीं प्ले किया, या कोई बहुत ही हताश है अपनी लाइफ में, वो कह सकता है कुछ नहीं हो सकता। तो क्या अगर हम उसको एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस करें, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएं, उसको सिखाएं, या उसको हम इस एस्ट्रोलॉजी की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज दें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी लाइफ ये सब जानने के बाद चेंज हो जाए? देखिए नेहा जी, 2 चीज़ें होती हैं, एक नोन और एक अननोन। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द नोन, मीन्स कि जो हमारी नॉलेज है, जो हमने पढ़ लिया, जो हमने चारों तरफ देख लिया, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। बट अननोन इज़ 1000 बिगर देन नोन, एंड व्हाट इज़ अननोन? अननोन इज़ ओमनीपोटेंट भगवान। सपोज़ मैंने अपना एक वो बना लिया कि मैं इंटर के बाद में साइंस के सब्जेक्ट लूँगा, डॉक्टर बनूँगा, या मैं फिर या इंजीनियर बनूँगा, लेकिन पता चला ये मेरी अपनी वो थी, ईश्वर को कोई और मर्जी है, और पता चला कि मैं स्पोर्ट पर्सन बन गया। तो वो अननोन जो है वो नोन से ज़्यादा वो होता है। एक तो ना सबसे ज़्यादा जो अंतर आता है वो इस चीज़ का आता है कि आपकी किसी भी विषय पर नॉलेज कितनी है। सबसे बड़ी बात यह कि फेथ, जो हमारा विश्वास होता है, अगर वो नहीं है तो फिर वो, सपोज़ आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको उसके ऊपर फेथ नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर बदल देंगे। लेकिन अगर ये अल्टीमेट फेथ है कि भाई नहीं, ये मैं इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और मैं इससे ठीक हो जाऊँगा, तो फिर वो होगा। ऐसे ही अगर कोई कहता है कि मैं अपना आप ही सब कुछ कर रहा हूँ, जो भी कुछ हो रहा है एस्ट्रोलॉजी में कोई जान नहीं है, या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम किसी चीज़ को कर नहीं सकते, या एस्ट्रोलॉजी से कोई सुधार नहीं हो सकता, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यूजिंग द रेमेडियल एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुधार कर सकते हैं। सपोज़ कोई सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहा है, अब सरकारी जॉब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उसकी कुंडली में सूर्य जो भगवान है, सूर्य देवता, उनकी स्थिति क्या है।
अब अगर सूर्य देवता तुला राशि में है, तुला राशि सूर्य देवता के लिए एक नीच राशि होती है, या मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी का जो चांस है वो नहीं होता। लेकिन अगर वो उपाय करता है, सूर्य भगवान के उपाय करता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, बिफोर सनराइज सुबह सुबह उठना शुरू करता है, फिर पूजा पाठ है, देयर आर सो मेनी रेमेडीज़, अगर वो करता है तो निश्चित रूप से फिर वो ग्रह उसको अनुकूल भी होते हैं और फिर वो ब्लेसिंग के रूप में उसको जॉब भी फिर लगती है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी आपको वो चीज़ें बता सकती है जो अभी तक आपको नहीं पता है। और अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के पीछे क्या लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सवाल लिखिए, क्योंकि अब संजीव जी हमारे साथ आते रहेंगे। हम बहुत जल्द इनके साथ एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे ये विद लॉजिक। तो जो भी लोग चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब हम लें, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, और जब भी हम वो सीरीज़ लेकर आएंगे आपको पहले ही जानकारी दी जाएगी। सर, जाते जाते एक और चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि क्या आप इन हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी दे सकते हैं जो हर कोई कर सकता है, उसका किसी चार्ट से रिलेशन ना हो, किसी बर्थ डेट से रिलेशन ना हो, किसी भी चीज़ से रिलेशन ना हो, बस एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी जो हर कोई कर सकता है, उसकी लाइफ में वो फ़ायदा दे सकती है? देखिए, नवग्रहों में सूर्य भगवान को राजा की संज्ञा दी गई है। अगर किसी का चार्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हेल्थ इशू आते हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो फिर सब चीज़ें एक्वायर कर लेगा अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं एक रेमेडी आज मैं देना चाहूँगा कि हर इंसान को, छोटा लड़का है, लड़की है, कोई भी इंसान है, मेल फीमेल, सबको बिफोर सनराइज़ उठना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर। और बहुत अच्छा हो कि अगर वो किसी पेड़ के अंदर या तुलसी के गमले में अगर वो अर्घ दिया जाता है, तो सूर्य भगवान को ज्योतिष में आत्म कारक बोला गया है। ग्रहों का राजा, और ग्रहों के राजा भी हैं, आत्म कारक हैं और सबसे बली ग्रह हैं। तो अगर हम एक सूर्य भगवान की भी पूजा करते हैं तो हमारे बाकी हमारी जो अगर कुछ कमी आ रही है तो वो सब भी धीरे धीरे पूरी हो जाती है। तो एक रेमेडी इन्होंने आज दी, अगर चाहते हैं, और कितनी आसान सी रेमेडी है ना कि सनराइज से पहले उठ जाइए या फिर आप सूर्य को जल दीजिए, ऐसे ही बहुत सारी और भी रेमेडीज़। और आपको इस पूरी बातचीत से ये तो समझ में आ गया होगा कि हम सिर्फ एक वैदिक ज्योतिष ही नहीं, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वो वास्तु हो या फिर वैदिक ज्योतिष हो, तीनों के हम एकदम छोटे छोटे पहलू से शुरू करेंगे बात करना आने वाली सीरीज़ में। सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे इतनी बातें की और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई। और बहुत ही जल्द हम आपके साथ सीरीज़ भी लेकर आएंगे, तो ये मज़ेदार और भी आगे आने वाले समय में बातचीत होने वाली है। थैंक यू सो मच आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच नेहा जी, आपने मुझे इनवाइट किया आज। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।